कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे धुंध में बसे चेहरे। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास स्थित एक विशाल पुरानी हवेली श्रीधर हवेली एक समय में शाही वैभव की प्रतीक थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जटिल नक्काशीदार झरोखे और हवेली के आंगन में लगे प्राचीन पत्थर इस बात के गवाह थे कि यहाँ कभी कितना शानदार जीवन व्यतीत होता था। लेकिन आज हवेली की दीवारों पर समय की मार दिखने लगी थी। आदित्य सिंघानिया अपनी कार से उतरा और हवेली की ओर देखा। सालों बाद घर लौटना अजीब था। विदेश में बिताए गए 10 सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वह एक तर्कवादी, आधुनिक सोच रखने वाला व्यक्ति था, जो हवेली की कहानियों को महज अंधविश्वास समझता था। दरवाजे पर खड़ी उसकी छोटी बहन वसुधा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। भैया, तुम कितने बदल गए हो। तुम भी, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी नजर हवेली के अंदर जाते ही बदल गई। कुछ था वहां, एक अजीब सी ठंडक, एक दबी हुई घुटन, जैसे कोई छाया कोनों में छुपी हो। रात के खाने पर पूरा परिवार एकत्र था। रणवीर सिंह सिंघानिया, परिवार के मुखिया और आदित्य के पिता, हमेशा की तरह गंभीर थे। सबसे छोटा भाई अर्नव, जो बचपन से ही संवेदनशील और कल्पनाशील था, चुपचाप बैठा था। तो बेटा, विदेश में क्या सीखा? रणवीर सिंह ने आदित्य से पूछा। सीखने के लिए बहुत कुछ था पापा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम बीते समय में नहीं जी सकते, आदित्य ने साफ शब्दों में कहा। रणवीर सिंह का चेहरा तन गया। हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती बेटा, ये हमारी पहचान है। अर्नव, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, पर ये हवेली, इसमें कुछ अजीब है। अर्नव, फिर से तुम्हारी वही बातें। वसुधा ने झिड़का। नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने किसी को गलियारों में चलते सुना था। जब मैंने बाहर झांका तो कोई नहीं था, लेकिन झरोखे पर किसी की छाया दिखी थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। हवेली में पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई थीं, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता था। अगली रात आदित्य अपने कमरे में बैठा पुरानी किताबें देख रहा था। तभी अर्नव भागता हुआ आया। भैया, मुझे हवेली के पुराने हिस्से में एक बंद दरवाजा मिला है। तो हवेलियों में ऐसे बहुत से बंद दरवाजे होते हैं, आदित्य ने लापरवाही से कहा। नहीं भैया, ये कुछ अलग है। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना है और जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। आदित्य हंस पड़ा। अर्नव, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। चलो देखते हैं तुम्हारा रहस्यमयी दरवाजा। जब दोनों पुराने गलियारों से गुजरे तो हवेली की दबी हुई गंध और ठंडी हवा ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। अर्नव ने इशारा किया, वो देखो। पुराने जर्जर दीवारों के बीच एक भारी लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। उस पर उकेरा हुआ निशान वाकई अजीब था, मानो कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। ये दरवाजा आखिर खुलता कहाँ है? आदित्य ने सोचा। अर्नव धीरे से फुसफुसाया, अगर ये कभी खुला तो पता नहीं क्या सामने आएगा। आदित्य ने दरवाजे को गौर से देखा। यह बाकी हवेली की तरह पुराना तो था, लेकिन इसके लकड़ी के रेशों पर अजीब सी चमक थी। अर्नव की बात को अब तक मजाक समझने वाला आदित्य भी एक पल के लिए गंभीर हो गया। शायद ये हवेली के किसी पुराने हिस्से का दरवाजा है जो सालों से बंद है, उसने कहा, लेकिन खुद उसे भी अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं था। अर्नव ने धीरे से दरवाजे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे पर बनी रहस्यमयी आकृति पर पड़ी, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका पूरे गलियारे में गूंज उठा। दरवाजा हल्का सा हिला, जैसे भीतर किसी ने जवाब दिया हो। दोनों भाई एक पल के लिए जड़ हो गए। अर्नव ने घबराकर आदित्य की ओर देखा। भैया, तुमने ये महसूस किया? आदित्य ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। ये बस संयोग था।
शायद हवेली में कहीं से हवा आ रही हो। लेकिन उस रात जब आदित्य अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे के बाहर चल रहा है। उसने सोचा कि शायद अर्नब होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस वही ठंडी अजीब सी हवा थी जो उसे दरवाजे के पास खींच रही थी। अगली सुबह आदित्य ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। वह अपने दादा दयाशंकर सिंघानिया के पुराने दस्तावेजों और किताबों को देखने लाइब्रेरी में गया। पुरानी किताबों की धूल भरी महक के बीच उसे एक लाल रंग की डायरी मिली। पहला पन्ना पलटते ही उसमें लिखा था, सन 1923, श्रीधर हवेली। इस घर में एक राज छिपा है, एक राज जिसे हमारी पीढ़ी संभालती आई है। लेकिन हर बार जब कोई इसे जानने की कोशिश करता है, तो हवेली उसे खुद अपने अंदर समा लेती है। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा, ये दरवाजा हमेशा से बंद था। मेरे दादा ने कहा था कि इसे कभी न खोलना, क्योंकि जो इसके अंदर है वो हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए। लेकिन अब मुझे डर है कि ये खुद ही खुलने वाला है। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, वसुधा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या ढूंढ रहे हो? आदित्य ने डायरी छुपा ली। बस पुरानी किताबें देख रहा था। वसुधा ने संदेह से उसे देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, भैया, अर्नब फिर से कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है। कल रात उसने कहा कि उसे अपने कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा दिखा। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा धुंध में छुपा था। आदित्य को एक सिहरन महसूस हुई। क्या ये सिर्फ अर्नब की कल्पना थी, या हवेली वाकई कुछ छुपा रही थी? उस रात हवेली में तूफान आया। तेज हवाएं दरवाजों को पटक रही थी, खिड़कियां लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद कुछ कहना चाहती हो। आदित्य अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस वही डायरी के शब्द गूंज रहे थे। ये दरवाजा हमेशा से बंद था, लेकिन अब मुझे डर है कि ये खुद ही खुलने वाला है। अचानक गलियारे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह उठकर बाहर गया और देखा कि गलियारे में रखी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी थी। यह उनके परदादा की तस्वीर थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हवेली के सबसे आखिरी संरक्षक थे। लेकिन तस्वीर में कुछ अलग था। परदादा की आंखें, तस्वीर में उनकी आंखें पहले की तरह नहीं थीं। अब वे किसी अजनबी की तरह दिख रही थी, गहरी, खाली और डरावनी। और तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा खुल चुका था। आधी रात के सन्नाटे में हवेली के गलियारों में गूंजती वह भारी आवाज, जैसे किसी ने सदियों से बंद दरवाजे को खोल दिया हो। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने पैरों को तेजी से आगे बढ़ाया और अर्नब के कमरे की ओर दौड़ा। अर्नब पहले से ही दरवाजे के पास खड़ा था, आंखों में भय और चेहरे पर घबराहट। भैया, दरवाजा अपने आप खुल गया, उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर उस पुराने दरवाजे की ओर देखा। वह अब थोड़ा सा खुल चुका था, भीतर अंधेरा गहरा था। हवा के साथ ठंडक फैल रही थी, जैसे भीतर कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अर्नब फुसफुसाया। अगर अभी नहीं देखेंगे तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझेगा, आदित्य ने कहा और धीरे धीरे दरवाजे को और ढकेला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे किसी गहरे तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों ओर घना अंधेरा, दीवारों पर हल्की नमी, और हवा में कुछ हिस्सा जिसकी गंध को पहचाना मुश्किल था, कुछ पुराना, कुछ सड़ा गला और कुछ इंसानी। अर्नब की सांस तेज हो गई। भैया, ये जगह, ये सही नहीं लग रही। आदित्य ने अपनी टॉर्च ऑन की। दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारियां किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रही थीं।
लेकिन जो सबसे अजीब था, वो था तहखाने के अंत में रखा एक बड़ा दर्पण। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। ये पुराना था, धूल से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसमें अजीब सी चमक आ गई। अर्नव ने डरते डरते दर्पण में झांका और वहीं ठिठक गया। भैया, इसमें कोई दिख रहा है। आदित्य ने दर्पण की ओर देखा। पहले तो बस अंधेरे के साए दिखे, लेकिन फिर एक आकृति, कोई आदमी, लंबा घना काला चोगा पहने, बिना चेहरा। वह हिल रहा था, और फिर उसने आदित्य की ओर देखा। अर्नव ने एक जोरदार चीख मारी और पीछे हट गया, लेकिन आदित्य जैसे जम सा गया था। दर्पण में वह अजनबी अब करीब आ रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे आदित्य के मन को देख सकता था। अचानक हवेली में फिर से तेज हवा चलने लगी। तहखाने की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझने लगीं। आदित्य ने अर्नव का हाथ पकड़ा। यहाँ से निकलना होगा अभी। वे दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अर्नव हांफते हुए बोला, वो क्या था? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब एक बात साफ थी, ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थी। ये जिंदा थी, और यह कुछ छुपा रही थी। अगली सुबह, जब वे हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में इतिहास की किताबें खोज रहे थे, तो उन्हें एक तस्वीर मिली। 1923 की एक तस्वीर, जिसमें सिंघानिया परिवार के कुछ सदस्य खड़े थे। तस्वीर के कोने में वही आदमी था, वही बिना चेहरे वाला आदमी। उपन्यास, धुंध में बसे चेहरे। आदित्य के हाथ से तस्वीर गिर गई। भैया, ये वही आदमी है। अर्नव की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने तस्वीर को फिर से उठाया और ध्यान से देखा। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन कोने में खड़ा वह व्यक्ति पूरी तरह स्पष्ट था, एक लंबा आदमी, काले चोगे में, लेकिन उसका चेहरा खाली। एक गहरी, काली धुंध उसकी शक्ल को छुपा रही थी। ये इंसान नहीं हो सकता, वसुधा ने डर से कहा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी। ये कोई पुराना धोखा भी हो सकता है। आदित्य ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी उसे झूठी लगी। तभी एक और झटका लगा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हमने इसे बंद कर दिया था। इसे दोबारा मत खोलो। लेकिन इसे क्या है? अर्नव ने धीरे से पूछा। आदित्य को अब ये साफ समझ आ रहा था, ये हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी। यह एक रहस्य का गवाह थी, एक ऐसे अतीत का जो कभी खत्म नहीं हुआ। आदित्य ने लाइब्रेरी में रखी और किताबें टटोलनी शुरू की। घंटों की खोज के बाद एक पुरानी किताब मिली, सिंघानिया वंश का अतीत। उसके पन्ने पलटते ही उन्हें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। 100 साल पहले श्रीधर हवेली के निर्माण के दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति यहाँ आया था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकता था। रणजीत सिंह सिंघानिया, आदित्य के परदादा, ने उसे हवेली में ठहरने की इजाजत दी। पर जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, परछाइयां गलियारों में घूमने लगी, और हवेली के नौकर एक एक करके गायब होने लगे। फिर एक रात रणजीत सिंह ने उसे हवेली के पुराने तहखाने में बंद कर दिया, वहीं जहां वह दरवाजा था। और तब से वह वही था, जिंदा या मुर्दा, ये कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब, हमने जिसे देखा, वह अभी भी यही है। वसुधा ने घबराकर कहा, शायद, या फिर वो अब बाहर आ चुका है। आदित्य के शब्द सुनकर कमरे में एक सन्नाटा छा गया। रात गहराती जा रही थी। हवेली में हल्की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। आदित्य, अर्नव और वसुधा अपने अपने कमरों में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अचानक, ठक ठक ठक, दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज। आदित्य तुरंत उठकर बाहर आया। गलियारा खाली था,
लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। नंगे पैरों के, लेकिन बहुत बड़े। अर्णव का कमरा खुला था। अर्णव, आदित्य ने फुसफुसाकर पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह कमरे में घुसा। अर्णव वहां नहीं था। भैया! हवेली के पिछले हिस्से से अर्णव की चीख सुनाई दी। आदित्य और वसुधा दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अर्णव हवेली के पुराने गलियारे के एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। वही दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। भैया, वो बाहर आ चुका है। अर्णव की आवाज कांप रही थी। और तभी हवेली की सारी दिए और मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। उपन्यास धुंध में बसे चेहरे। पूरा घर अंधकार में डूब चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हर कोने में सांस ले रही हो। आदित्य ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अर्णव, वसुधा, पीछे रहो, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। अचानक ठक ठक ठक, वही भारी कदमों की आवाज फिर से गूंज उठी। दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा था। अर्णव की सांसें तेज हो गईं। वसुधा कांप रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, वह परछाई तेजी से पीछे हट गई। ये रोशनी से बच रहा है। आदित्य चौंक गया। अचानक गलियारे के कोने में कुछ हिला। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमें इसे रोकना होगा, आदित्य ने कहा, वरना ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर यह है क्या? वसुधा ने सवाल किया। ये वही चीज है जो 100 साल पहले तहखाने में बंद की गई थी, आदित्य ने कहा। यह कोई आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। अर्णव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो हमें इसे वापस बंद करना होगा। लेकिन तभी हवेली के पुराने झरोखों से आती चांदनी में एक आकृति नजर आई, वही आदमी। उसकी लंबी परछाई अब हवेली के पूरे आंगन में फैल रही थी। और उसकी बिना आंखों वाली काली शक्ल अब सीधी उनकी ओर देख रही थी। भागो! आदित्य ने चिल्लाया। वे तीनों हवेली के पुराने हिस्से की ओर दौड़े, जहां पुरानी मूर्तियों के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। ये वही दरवाजा था जिसे रंजीत सिंह सिंघानिया ने 100 साल पहले बंद किया था। अगर इसे पहले बंद किया गया था, तो हमें इसे दोबारा बंद करना होगा। आदित्य और अर्णव ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोल दिया। तहखाने में अब भी वही अंधकार फैला था। हमें इसे किसी भी तरह वापस धकेलना होगा। लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी ओर से वही भारी कदमों की आवाज आई, और वह आदमी अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उपन्यास धुंध में बसे चेहरे। दरवाजे के दूसरी ओर से आती भारी पदचापें तेज हो रही थीं। अर्णव की उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, अगर यह चीज बाहर आ गई, तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे, उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। हमें इसे अंदर बंद करना ही होगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। लेकिन तभी दरवाजा झटके से पूरा खुल गया। उस पार एक अनदेखी दुनिया थी। एक लंबा अंधेरा गलियारा जिसकी दीवारें किसी स्याह धुएं से ढकी थीं। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, बासी और कुछ बेहद पुरानी। और वहां वो खड़ा था, बिना चेहरे वाला आदमी। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उनकी आत्मा को देख सकता है। अचानक हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। भागो! वसुधा ने चीखते हुए कहा, लेकिन दरवाजा अब खुद ब खुद बंद हो रहा था। हम इसे बंद नहीं कर सकते, अर्णव चिल्लाया। ये बहुत ताकतवर है। लेकिन आदित्य को कुछ समझ आ गया था। ये रोशनी से डरता है, उसने कहा। अगर हम इसे अंधेरे में रखेंगे,
तो ये बार बार लौटता रहेगा। हमें इसे उजाले में लाना होगा। अर्नव ने जल्दी से अपनी जेब में रखी माचिस निकाली और एक लकड़ी की टॉर्च जला दी। जैसे ही आग की लौ उठी, वह आदमी थोड़ा पीछे हटने लगा। आग और रोशनी ही इसका अंत कर सकती है। आदित्य ने झटपट तहखाने में रखे पुराने दियों को जलाना शुरू किया। हर दिया जलते ही हवेली की दीवारें तेजी से कंपन करने लगीं। और फिर वह आदमी पहली बार चीखा, एक गहरी, भयावह चीख, जिससे हवेली की दीवारें कांप उठी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वह आदमी कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह सिंघानिया परिवार का पहला मालिक था, रणजीत सिंह सिंघानिया का सबसे बड़ा भाई, जिसे काले जादू के कारण हवेली में ही कैद कर दिया गया था। इसीलिए ये वापस आ रहा था, आदित्य ने कहा। ये कभी नहीं मरा था, ये बस अंधेरे में छुपा रहा। अब एक ही रास्ता था, इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करना। उन्होंने सारी खिड़कियां खोल दी। सूरज की पहली किरण जैसे ही तहखाने में आई, वह आदमी पीछे हटने लगा। और फिर एक तेज धमाके के साथ वह धुआं बनकर गायब हो गया। 100 साल पुराना रहस्य अंततः खत्म हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में पहली बार शांति थी। अर्नव, वसुधा और आदित्य हवेली के आंगन में खड़े थे। हवा में अब कोई ठंडक नहीं थी। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? अर्नव ने धीरे से पूछा। आदित्य ने हवेली की ओर देखा। दीवारें अब भी पुरानी थीं, लेकिन उनमें अजीब सा सुकून था। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, अब यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कोई जिंदा चीज नहीं। वसुधा ने गहरी सांस ली। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह बहुत कुछ देख चुकी है। आदित्य ने सिर हिलाया। अब इस हवेली को अकेला छोड़ देना ही सही होगा। और फिर वे पीछे मुड़कर चल दिए। हवेली की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, या शायद वह बस किसी और के आने का इंतजार कर रही थी। अंतिम अध्याय, जो कभी खत्म नहीं हुआ। आदित्य, अर्नव और वसुधा ने हवेली के बाहर कदम रखा। ठंडी हवा अब गर्माहट से भर चुकी थी। सूरज की किरणें हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थीं, जैसे अंधकार का आखिरी निशान भी मिट गया हो। अब सब खत्म हो गया, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, अर्नव ने राहत की सांस ली। अब कोई डर नहीं। तीनों ने हवेली की तरफ आखिरी बार देखा, फिर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी हवेली के सबसे ऊपरी खिड़की में कोई खड़ा था। कोई लंबा, छायादार आकृति, और उसकी आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थीं। आदित्य ठिठक गया। भैया, क्या तुमने भी देखा? अर्नव की आवाज कांप रही थी। चलो यहाँ से, वसुधा ने तेजी से कहा। वे कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, हवेली के पीछे से एक धीमी सी खिलखिलाने की आवाज आई। कोई हंस रहा था, एक गहरी, डरावनी हंसी, जो बता रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद ये हवेली अभी भी जिंदा थी। अध्याय 19, वापसी की दस्तक। आदित्य, अर्नव और वसुधा घर लौट चुके थे। हवेली को पीछे छोड़े अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन कुछ था जो आदित्य के मन से हट नहीं रहा था। वह खिड़की में दिखी परछाई और वह डरावनी हंसी। एक रात, जब आदित्य अपने कमरे में बैठा था, उसका फोन बजा। गुमनाम नंबर। उसने धीरे से कॉल उठाए। तुमने सोचा था ये खत्म हो गया? एक ठंडी, गहरी आवाज आई। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। फोन पर हल्की हंसी आई। फिर सिर्फ 2 शब्द, लौट आओ। कॉल कट चुकी थी। सुबह होते ही आदित्य ने अर्नव और वसुधा को ये बात बताई। भैया, हम वहां वापस नहीं जा सकते, अर्नव ने घबराकर कहा। लेकिन अगर यह सच में खत्म नहीं हुआ, तो हमें इसे रोकना होगा, आदित्य ने कहा।
वसुधा चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, हमें पहले हवेली के असली इतिहास को और गहराई से समझना होगा। लेकिन कहाँ से? हवेली की पुरानी डायरी से, जो हमें तहखाने में मिली थी और जिससे हमने कुछ पन्ने कभी खोले ही नहीं। तीनों ने उस पुरानी डायरी को निकाला और उसके अधूरे पन्ने पलटने लगे। और जो उन्होंने पढ़ा, वह उनकी रूह तक हिला देने वाला था। उसे हमने जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जला। उसे हमने बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें खुद को बलिदान करना होगा। बलिदान, अर्णव ने कांपती आवाज में कहा। इसका मतलब ये शाप कभी नहीं खत्म हुआ था, वसुधा ने धीरे से कहा। रणजीत सिंह और उनके परिवार ने खुद को बलिदान कर इसे बंद किया था। और शायद अब ये दोबारा खुल रहा है। आदित्य के हाथों में डायरी कांप रही थी। इसका मतलब हमें वापस जाना होगा, उसने धीरे से कहा। आदित्य, अर्णव और वसुधा भारी मन से हवेली लौटे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ अजनबी बह रहा हो। दरवाजा खुला था, खुद ब खुद। किसी ने इसे खोला, अर्णव फुसफुसाया। या शायद, आदित्य ने अंदर झांकते हुए कहा, कोई हमारा इंतजार कर रहा था। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अंधेरा पसरा था। पुराने झूमर झूल रहे थे और कहीं दूर हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक, वही भारी कदमों की आवाज। ये शुरू हो गया, वसुधा ने धीरे से कहा। आदित्य ने डायरी के आखिरी पन्नों को फिर से देखा। इस हवेली में एक और तहखाना है, जो हमें पहले नहीं मिला, उसने कहा। पर कहाँ? अर्णव ने पूछा। आदित्य ने दीवार पर हाथ फेरा। यही, इस जगह के पीछे कुछ है। तभी हवा में वही डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगा तुम मुझे हरा सकते हो? वे तीनों तेजी से पीछे हटे। और फिर वही बिना चेहरे वाला आदमी दीवार से बाहर आ गया। हमें इसे रोकना होगा, आदित्य चिल्लाया। वसुधा ने जल्दी से माचिस जलाई, लेकिन इस बार आग बुझ गई। ये और ताकतवर हो चुका है, अर्णव ने कहा। आदित्य ने डायरी के आखिरी शब्द पढ़े। उसे हराने के लिए तुम्हें खुद उसका हिस्सा बनना होगा। इसका मतलब हमें इसे अंधेरे में बंद नहीं करना, हमें इसे खुद में समा लेना होगा। वसुधा ने आंखें फाड़ी। तुम पागल हो। अगर हम इसे अपने अंदर बुलाएं और खुद को खत्म कर दें, तो ये हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन क्या वे बलिदान देने को तैयार थे? आदित्य, अर्णव और वसुधा के चेहरे पर डर और तनाव साफ झलक रहा था। अगर हम इसे रोक नहीं सकते, तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए, वसुधा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अगर ये दोबारा किसी और को मिल गया तो? अर्णव ने चिंता जताई। तो यह उनकी समस्या होगी, आदित्य ने फैसला सुनाया। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। वे तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे। लेकिन तभी, धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली ने उन्हें जाने नहीं दिया था। चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। पुरानी खिड़कियों से अंधेरा रिसने लगा। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा, अर्णव ने घबराकर कहा। ऊपर, छत की तरफ, वसुधा ने इशारा किया। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन उनके पीछे वही भारी कदमों की आवाज आ रही थी। छत पर पहुंचते ही आदित्य ने नीचे झांका। पूरी हवेली अब धुंध में समा रही थी, जैसे यह अपने भीतर ही ढहने वाली हो। अब, वसुधा ने घबराए आवाज में पूछा। कूदो। और वे तीनों छत से नीचे कूद गए। वे तीनों जमीन पर गिरे, दर्द से कराहते हुए। जब उन्होंने ऊपर देखा, हवेली वही थी, सिर्फ अब वह पूरी तरह अंधेरे में समा चुकी थी। दरवाजे, खिड़कियां, सब गायब। जैसे वह अब दुनिया में थी ही नहीं। क्या ये सच में खत्म हो गया? अर्णव ने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। शायद, या शायद यह अब किसी और को बुला रही है। वसुधा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा।
और वहां एक और हवेली खड़ी थी, ठीक वैसी ही, अंतर जो कभी खत्म नहीं होता। आदित्य, अर्णव और वसुधा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हवेली से भागने की कोशिश की थी। वे बच गए थे, लेकिन क्या सच में? सालों बाद वे अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। हवेली को छोड़े हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। आदित्य अब एक नया शहर बसा चुका था, जहां उसका परिवार सुरक्षित था। एक रात, जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, हवेली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हाथों से कॉल उठाए। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज थी। तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया। आवाज अर्णव की थी, लेकिन आवाज में कुछ बदला हुआ था, कुछ गलत। अर्णव। दूसरी तरफ सिर्फ एक हल्की हंसी गूंज उठी, और फिर फोन कट गया। आदित्य ने तुरंत वसुधा को फोन किया। हेलो वसुधा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ वही हंसी। अब ये साफ था, वे चाहे जहां भी चले जाएं, ये हवेली कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। समाप्त, या शायद नहीं।